दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमास और इजराइल के बीच में चल रहे संघर्ष को लेकर। लेकिन इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, क्योंकि ये संघर्ष जो आज हमें दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही भीषण मोड़ पर है, इसके पीछे एक बहुत ही जटिल इतिहास है। दोस्तों, आपको इसको समझने के लिए इतिहास में पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं 1914 के दौर की। उस वक्त फिलिस्तीन पर शासन था ओटोमन साम्राज्य का, उस्मानिया सल्तनत का, उस्मानिया खिलाफत का। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस्मानिया खिलाफत की हार होती है और फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो आ जाता है ब्रिटेन के अधीन। वहां पर फिर ब्रिटिश जो है अपना शासन करने लगते हैं। उसी दौर में ब्रिटेन को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो यहूदियों के लिए एक अलग देश का निर्माण करे। और उसी समय से फिलिस्तीन में, उस समय जो यहूदी फिलिस्तीन में अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दुनिया भर के यहूदी धीरे धीरे आकर वहां बसने लगते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन द्वारा लाकर बसाए जाने लगते हैं। और फिर हिटलर का वो दौर, जिसमें हिटलर जो है लगातार यहूदियों पर बर्बरता की तमाम सीमाएं पार कर रहा था। उसके द्वारा यहूदियों पर बर्बर अत्याचार किए जा रहे थे, बड़े पैमाने पर उनका कत्ल किया जा रहा था, उनकी सामूहिक हत्या की जा रही थी। तो इन सब को देखते हुए, इन सारी घटनाओं को देखते हुए यहूदियों के लिए उस समय पूरे विश्व में एक गहरी सिंपैथी का भाव था, एक गहरी हमदर्दी का भाव था। और उस दौर में जर्मनी से बड़ी संख्या में यहूदी भागकर फिलिस्तीन पहुंचते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है। फिलिस्तीन में दुनिया भर के यहूदी आते रहते हैं। वहां पर यहूदियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही होती है। और फिर एक समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब ब्रिटेन फिलिस्तीन को छोड़कर वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलने के मूड में होता है। उस वक्त 14 मई 1948 को अचानक से वहां पर रहने वाले यहूदियों द्वारा एक अलग इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी जाती है। एक अलग स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र की इस घोषणा से फिलिस्तीनी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और अचानक से वो पाते हैं कि हमारे नीचे तो, हमारे पांव के नीचे तो जमीन ही नहीं रह गई। हमारा देश कहां गया? यहां तो इजराइल आ गया, जो यहूदियों का देश हो गया। हमारा देश कहां चले गया? वहां से शुरुआत होती है इस कहानी की, जो आज हमारे सामने एक भीषण संघर्ष के रूप में हमें दिखाई दे रही है। फिर वहां पर रहने वाले अरबों को कैसे मंजूर हो सकता था ये बात कि उनके देश, उनकी जमीन पर कब्जा करते हुए यहूदी लोग एक अलग राष्ट्र की घोषणा कर दें। अरब लोग इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी बुरी पराजय होती है, क्योंकि इजराइल के साथ होते हैं अमेरिका और इंग्लैंड। और फिर इस संघर्ष में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया जाता है। कुछ हिस्सा जॉर्डन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, वेस्ट बैंक उसके हिस्से में आ जाता है। गाजा पर जो है मिस्र कब्जा कर लेता है। इस तरह से फिलिस्तीनी राष्ट्र अनेक टुकड़ों में बंट जाता है, जिस पर अलग अलग देश के लोग अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद फिर 1967 में सिक्स डेज वार में अरब देशों की एक निर्णायक पराजय होती है और फिर इजराइल जो है वेस्ट बैंक और गाजा पर भी कब्जा कर लेता है। और यहां से फिर निकल कर आते हैं लाखों शरणार्थी,
इस युद्ध ने लाखों शरणार्थियों को जन्म दिया जो कि गाजा और वेस्ट बैंक में थे और इजराइल के कब्जे में, इजराइल के अधीन जीने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दो ही ऐसे क्षेत्र थे जिस पर फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में मौजूद थे, या ये कह सकते हैं कि दो ऐसे क्षेत्र जो फिलिस्तीन के पास थे। ये दोनों क्षेत्र भी इजराइल के पास चले जाते हैं। वेस्ट बैंक और गाजा में वहां पर जो पहले रहने वाले मूल निवासी थे, सिर्फ वही नहीं रहते थे, बल्कि बड़ी संख्या में वो फिलिस्तीनी भी वहां जाकर रह रहे थे जो 1948 के संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के अन्य क्षेत्रों से जिन्हें विस्थापित होना पड़ा था, जिन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, वो सारे लोग गाजा और वेस्ट बैंक में रहने लगे थे। और 6 डेज वार में अरब देशों की पराजय के बाद वो दोनों क्षेत्र भी इजराइल के कब्जे में चले जाता है। अब आइए मौजूदा घटनाक्रम पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमास के बारे में जान लेते हैं। हमास जो है इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन की कोख से जन्मा हुआ एक संगठन है जो 1986 को वजूद में आता है। आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी देश में इस तरह का कोई मूवमेंट चलता है तो वहां पर अलग अलग विचारधारा के दल होते हैं, कुछ नरम दल होते हैं, कुछ गरम दल होते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो है इजरायली कब्जे के विरुद्ध फिलिस्तीनियों द्वारा चलाए जाने वाले मूवमेंट में एक गरम दल है। ये 2007 को गाजा में हुए आम चुनाव में सफलता प्राप्त करता है और वहां पर आंतरिक प्रशासन इसके हाथ में गाजा का आ जाता है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में जो है पीएलओ का प्रशासन है। पीएलओ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फतह भी कहा जाता है, वेस्ट बैंक को वो प्रशासित करती है और गाजा में हमास का प्रशासन है। गाजा पट्टी के बारे में जान लेते हैं, जो इस समय इजराइल हमले के केंद्र में है। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक भूभाग है जो लगभग 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 41 किलोमीटर लंबा है और 360 वर्ग किलोमीटर के इस भूभाग में लगभग 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 5,500 से ज्यादा लोग रहते हैं। इनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की 80% आबादी बाहरी देशों से मिलने वाली मानवीय मदद पर जिंदा रहने को मजबूर है। गाजा के हवाई, समुद्री और जमीनी सीमाओं को इजराइल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इजराइल ही तय करता है कि हम गाजा के अंदर खाने पीने की कितनी वस्तुएं जाएंगी, उन्हें कितनी बिजली मिलेगी, उन्हें कितना पानी मिलेगा, वहाँ के लोगों को कितनी दवाएं मिलेंगी, ये सब इजराइल द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि सीमाएं इजराइल के कंट्रोल में हैं, इसलिए गाजा के लोग ना तो बाहरी दुनिया से समुद्री मार्ग से अपने लिए कुछ मंगा सकते हैं, ना हवाई मार्ग से मंगा सकते हैं और ना ही कुछ बाहर भेज सकते हैं। और रही बात जमीनी मार्ग की, तो इजराइल द्वारा 6 चौकियां बनाई गई हैं जहां से चेक किए बिना ना तो गाजा के अंदर कुछ भेजा जा सकता है, ना गाजा से बाहर कुछ भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि गाजा के लोग भी उन चेक पोस्ट से गुजरे बगैर गाजा से ना तो बाहर जा सकते हैं और ना गाजा के अंदर आ सकते हैं।
इनमें से एक चेक पोस्ट जो है मिस्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उसका भी कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ने 2007 से गाजा को एक खुली हुई जेल में तब्दील कर रखा है। भूख और भय के माहौल में 23 लाख लोगों को जीने को मजबूर करके रखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल गाजा निवासियों को सिर्फ 4 घंटे की बिजली सप्लाई करता है, और इसमें भी जब उसकी मनमर्जी होती है कटौती करता है, जब दिल करता है उसका बिजली पानी की सप्लाई बंद कर देता है। तो इस तरह से 23 लाख की एक आबादी को इजराइल ने अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा हुआ है, अवैध कब्जे में रखा हुआ है। और इस कब्जे के खिलाफ जो विद्रोह की भावना है, जो असंतोष की भावना है, वो हमास को गाजा में लोकप्रिय बनाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो वहां पर उसके खिलाफ प्रतिकार की भी भावना होगी, असंतोष भी होगा, विद्रोह की भी भावना होगी। थोड़ा सा इस हमले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह हमला हमास द्वारा 7 अक्टूबर शनिवार को किया गया, और ये इजराइल के अब तक के इतिहास का सबसे भीषण हमला है। इस हमले में इजराइल के सैनिकों समेत 900 लोग मारे जाते हैं और 2300 लोग घायल हैं। इतनी बड़ी संख्या में तो इजरायली लोग 6 डेज वॉर में भी नहीं मारे गए। जहां पर इजराइल 4 देशों के साथ लड़ रहा था, उस युद्ध में अधिकतम 700 इजरायली मारे गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पिछले कई दशकों में इजराइल पर हुआ सबसे भीषण हमला था, और यह हमला हमास द्वारा तीनों मार्गों से इजराइल पर किया गया। स्पीड बोट द्वारा समुद्री मार्ग से, पैराग्लाइडर के माध्यम से, हवाई मार्ग से, बुलडोजर, पिकअप, ट्रक जैसे वाहनों के माध्यम से, जमीनी मार्ग से, तीनों मार्गों से इजराइल पर हमला किया गया। हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में, दक्षिणी इजराइल की सीमा में 30 किलोमीटर तक अंदर घुस गए, और उस वक्त जो तस्वीरें आई उसमें सबने देखा कि किस तरह से इजरायली लोग सड़कों पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा आसमान धुएं से घिरा हुआ है, और हमास के लोग इजराइल के अंदर जाकर कई जगहों पर कब्जा कर लिए हैं। इस तरह के दृश्य पूरी दुनिया में देखे गए। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि हमास ने इस हमले से कई धारणाओं को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक बार आप मौत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मोसाद को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक बार आप खुद की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन मोसाद की नजरों से नहीं बच सकते। उस मोसाद को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। इजराइल जो ये दावा करता है कि उसने एक ऐसा सुरक्षा कवच के अंदर खुद को सुरक्षित कर लिया है, आयरन डोम नाम के सुरक्षा कवच के अंदर खुद को एक अभेद्य किले के रूप में सुरक्षित कर लिया है, जिसे भेदा नहीं जा सकता। हमास ने उसे भी इस हमले के दौरान भेद दिया, उस मोसाद को भी धोखा देने में कामयाब हो गया। इजराइल जो यह दावा करता है कि इजराइल डिफेंस आर्मी दुनिया की सबसे सुसज्जित, सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस एक ऐसी शक्तिशाली सेना है जिसकी इजाजत के बिना इजराइल की सीमा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके सुरक्षा तंत्र को भी हमास ने भेद दिया। कई धारणाओं को इस हमले ने गलत साबित कर दिया, और ये इतना बड़ा नुकसान है इस इमेज का टूट जाना इजराइल के लिए कि अब अगर इजराइल बदले के नाम पर पूरे गाजा पट्टी को तबाह कर दे, बमबारी में उसे पूरे का पूरा उसका विनाश कर दे, तो भी इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती जो हमास ने उसकी इस इमेज को तोड़कर किया है। ये इमेज बनाने में इजराइल
को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत वक्त लगा था, और अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना वक्त लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, हमास के इस हमले के बाद इजराइल पूरी तरह से बौखला जाता है। बहुत देर तक तो वहां के डिफेंस आर्मी को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है और क्या करना है। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से बदले की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक पूरे गाजा पट्टी को घेरे हुए हैं। 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुला लिया गया है। लगातार गाजा पर इजरायली युद्धक विमान बमबारी कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू ने इसे एक युद्ध बताया है, और उन्होंने इजराइल के लोगों के लिए कहा है कि उन्हें एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन जीत इजराइल की होगी। इसी बीच हमास का कहना है कि उसने एक लंबे युद्ध की तैयारी के साथ ही यह हमला किया है। हमास प्रमुख का कहना यह है कि उन्होंने यह हमला इजराइल द्वारा, इजरायली सैनिकों द्वारा मस्जिद अल अक्सा में लगातार की जाने वाली घुसपैठ के कारण वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ किया है। और इस हमले का मास्टरमाइंड हमास के मोहम्मद अल राइफ को बताया जा रहा है। मोहम्मद अल राइफ के ऊपर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ से अब तक 7 बार हमला किया जा चुका है, जिसमें वो बार बार बचने में कामयाब रहे हैं। इस हमले में उन्होंने अपने हाथ पांव खो दिए हैं, अपनी एक आंख खो दी है, वो व्हील चेयर पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? जहां तक मेरा मानना यह है कि इजराइल अभी कितना भी बदले की कार्रवाई में लगातार हमला कर ले गाजा पर, कितना भी गाजा का विनाश कर ले, लेकिन कुछ समय बाद उसे वार्ता की मेज पर आना ही होगा, क्योंकि हमास के पास अभी भी बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक और नागरिक बंधक के रूप में मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल को बातचीत की मेज तक हमास लेकर आएगा। इस हमले का एक और कारण है दोस्तों, हमास ने यह हमला क्यों किया उसका एक और कारण है, मैं बताना चाहता हूं। जिस तरह से धीरे धीरे अब सारे देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर खामोश होते चले गए, जिस तरह से अरब के बहुत सारे देश फिलिस्तीन के मुद्दे को दरकिनार कर इजराइल के साथ अपनी पींगे बढ़ाने लगे दोस्ती की, उन सबको देखते हुए हमास को लगा कि अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया, चुपचाप इजराइल के हाथों मरते रहे, उत्पीड़ित होते रहे, तो हमारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर युद्ध जीतने के लिए ही नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध अपनी आवाज को बचाए रखने के लिए भी लड़े जाते हैं। तो हमास का ये युद्ध मैं इस नजरिए से देखता हूं कि उसने फिलिस्तीन की जो आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दम तोड़ रही थी, उस आवाज को बचाए रखने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए उसके द्वारा यह हमला किया गया। अब आप लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर